स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में कि संघवाद होता क्या है। पहले उसका अर्थ देखेंगे हम, फिर भारत के हिसाब से देखेंगे कि भाई भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था किस तरह से चल रही है हमारे यहाँ पर, कि जो संघीय व्यवस्था है, क्योंकि हम देखते हैं जो संघीय व्यवस्था होती है उसका स्वरूप पूरी तरह से इंडिया में नहीं चलता, थोड़ा मिला जुला रूप यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में, देरी करते हुए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि संघवाद होता क्या है। देखिए संघवाद क्या है यहाँ पर। संघवाद यानी कि एकल राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा मिश्र शासन व्यवस्था जहां एक केंद्रीय सरकार होती है और कई प्रांतीय सरकारें, और दोनों की शक्तियों का विभाजन इस तरह से किया जाता है जिससे कि दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और क्रियान्वित कर सकें कर सकने में या फिर सक्षम हो सके वो। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक देश है, जैसे भारत है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जो व्यवस्था है, सरकार जो है, यहाँ पर दो प्रकार की सरकार होती है। उसमें दो प्रकार की सरकार किस तरह से होती है, एक केंद्र में होती है जो पूरे देश पे राज करती है और जो पूरे देश के जो काम होता है उसको देखती है यहाँ पर। एक होती है हमारी राज्य की सरकार, जिसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, इनकी होती है। दिल्ली स्टेट नहीं है यहाँ पर, हालांकि इसकी सरकार यहाँ पर होती है। मतलब सरकार जो प्रधान पे सरकार यहाँ पर होती है एक तरह से। तो इसमें फिलहाल यहाँ पर होता क्या है कि इन दोनों के बीच में शक्तियों का जो है विभाजन किया जाता है यहाँ पर। जो शक्तियां जो है इनको विभाजित किया जाता है, मतलब यहाँ पर क्या है कि काम को बांट दिया जाता है यहाँ पर कि भाई आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है, इस तरह से करना होता है सीधी सी। और दोनों को दी जाती है यहाँ पे स्वतंत्रता, दोनों को आजादी होती है कि जो केंद्र सरकार काम कर रही है उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी राज्य सरकार, जो राज्य सरकार काम कर रही है उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी केंद्र सरकार। हालांकि यहाँ पर भी अपवाद पाया जाता है कि कुछ बिंदु या कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें जो केंद्र सरकार होती है उसको वरीयता मिलती है, यानी कि वो ताकतवर होती है राज्य के ऊपर। उसको भी देखेंगे हम यहाँ पर। अब संघवाद की जो हम कहते हैं कि बुनियाद कहाँ से पड़ी, किस शब्द से यहाँ पर ये आता है, ये आता है फ्यूडियस से, सॉरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडलिज्म। जो फ्यूडलिज्म है ये आया लैटिन जो भाषा है उसके शब्द फ्यूडियस से, जिसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक समझौता या फिर अनुबंध। मतलब यहाँ पर ये है कि दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र में और एक राज्य के अंदर होती है। मतलब एक देश है उसके अंदर 12 राज्य हैं, जैसे भारत है, आज में 28 राज्य हैं भारत के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि 28 जो राज्य हैं उनका समझौता है केंद्र सरकार से, यानी कि जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बैठती है और जो उनकी अपनी अपनी जो लेजिस्लेचर होती है, समझौता है कि भाई आपका ये वाला काम है, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप ये वाला काम करना। इससे क्या होगा कि काम में जो होगी आसानी हो जाती है, यहाँ पर काम सही से हो पाता है और जो शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो उससे क्या है कि जो जवाबदेही होती है वो भी अच्छी हो जाती है यहाँ पर। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हों। सरकार के मतलब यहाँ पे क्या है, दो स्तर मौजूद होते हैं, देश एक ही होगा, सरकार दो तरह की वहां पर होगी। अब जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके ऊपर जो कंट्रोल होगा, जो राज्य चल रहा है आपके ऊपर, तो वो चल रहा होगा आपके ऊपर राज्य सरकार का भी। और जो आप कानून को मान रहे हैं, जो केंद्र सरकार है उनके कानून को भी आप यहाँ पर मान रहे होंगे, और जो सेवाएं हैं उनका लाभ भी ले रहे होंगे, नौकरियां हैं वो भी मिल रही होंगी यहाँ पर। वो तो कम ही मिलती है। अब फिर यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो पहला स्तर जो है वो केंद्र के स्तर पे है। अब ये देखो, जैसे मान लो ये पूरा एक देश है, हमने माना, तो इसके अंदर एक हिस्सा यहाँ पर है, एक हिस्सा यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ये 3 हिस्से हो गए। और ऐसे यहाँ पे हमने एक लाइन और मान ली, तो 5-6 गुना में ये हिस्से बन गए यहाँ पर। तो एक सरकार तो वो है जो इस पे राज कर रही है पूरे देश के ऊपर, और एक सरकार वो है जो इस इलाके पे राज कर रही है। एक यहाँ की अलग है अपनी, एक इधर की है, इधर की हो गई अलग अलग। तो यहाँ पे दो इस तरह की जो सरकारें मौजूद होती हैं उसे हम बोलते हैं संघवाद। यानी कि क्या है, संघ का मतलब क्या होता है कि राज्यों का समूह। अब देखो यहाँ पर क्या है कि संवाद को हम बांटते हैं दो प्रकार से। कैसे, कि उसका निर्माण किस तरह से हुआ, कि उसकी जो अवधारणा है उसने रूप किस तरह से लिया। इसमें दो होते हैं, पहला है सहकारी संवाद, दूसरा है प्रतिस्पर्धी संवाद। ठीक है, जो सहकारी संवाद है इसको बोलते हैं इंग्लिश में कमिंग टुगेदर, वो होल्डिंग टुगेदर, सॉरी। दूसरा ये होता है, दूसरा से कहते हैं कमिंग टुगेदर। आप समझाते हैं, इस चीज को समझ लिया तो आपने बहुत आसानी से पढ़ना है, आपकी नहीं पढ़ने में इस चीज को।
पहले हम देखते हैं सहकारी संघवाद क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि हम देख रहे हैं सह, यानी कि साथ मिलकर काम करना, कोई काम को मिलकर साथ में अंजाम देना, और जो एक दूसरे का काम है दखलंदाजी उसके अंदर ना करना यहाँ पर, या फिर करना तो बहुत कम करना। देखो, जब एक बड़ा या एकीकृत राज्य एक ही संघ में परिवर्तित हो जाए, मतलब क्या है कि एक देश पहले से मौजूद था, उस देश के अंदर ही वहां पर कुछ संविधान बनाया गया, और उसके अंदर जो राज्य हैं उनको बांट दिया गया यहाँ पर। मतलब क्या हो गया कि एक, मतलब मान लो बादशाह थी, एक जगह पे राज चला था, जो राजा थे वहां राज कर रहे थे। बाद में यहाँ पे क्या हुआ, वहां पर लोकतंत्र आ गया, और राजा तो रहा वहां बैठा हुआ फिर भी, या फिर जो राजा है उसको हटा दिया गया, प्रधानमंत्री आ गया उस जगह पे। और जो अलग अलग जो आपस प्रांत थे उस जमाने के अंदर, उसके जहाँ पे वो राज्य थे, अलग अलग जब इसके वो गवर्नर होते थे वहां पर, वो बन गया प्रोविंस, उसकी प्रांतें बन गई वहां पर। और उसमें क्या हो गया, वो बन गया संघ यहाँ पर। पहले क्या था कि राजा का डायरेक्ट नियंत्रण था, सीधा नियंत्रण था उनके ऊपर। अब उसका सीधा नियंत्रण ना होकर परोक्ष नियंत्रण यहाँ पे, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा उसका यहाँ पर। इसमें क्या है कि संघीय व्यवस्था में क्या है, यही चीज होती है। अब आती है सहकारी संघवाद से, मैंने क्या बताया इसके अंदर कि भाई पहले एक देश था, या फिर जो हम कहते हैं कि वहां पर मोनार्की थी, राजतंत्र था मान लो, फिर उसको बना दिया हमने, फिर वहां पर डेमोक्रेसी के अंदर लाके संघवाद के अंदर। सहकारी संघवाद व्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें संघ व राज्य के मध्य परस्पर संबंधों का निर्धारण परस्पर सहयोग व समन्वय के आधार पर होता है। जो इनके संबंध होते हैं किस आधार पे होते हैं यहाँ पे, कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कोई काम होना होगा तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, और मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा। और कोई आप काम कर रहे होंगे, अब मान लो एक देश है, हमने बना लिया, फिलहाल तो मुझे बन नहीं रहा सही से ये, मान लिया हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर इस एरिया के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, किसी ने युद्ध कर दिया, और यहाँ पर एक प्रांत थी अपनी, इस देश की प्रांत थी यहाँ पर, मतलब राज्य था। अब जो सेना है वो यहाँ पर बैठी हुई है, जो सेना होती हुई जाएगी यहाँ से हमला करने के लिए। तो ये जो दूसरा राज्य है ये दखलंदाजी नहीं करेगा कि भाई सोना जो सेना है वो नहीं जाएगी यहाँ से। अब मान लो, क्योंकि जो कि हित जो है वो इसका भी है, और जो देश है उसका भी हित यहाँ पर है। अब मान लो कोई हाईवे बनना है, या रेलवे की लाइन जोड़नी है, कि भाई हम सामान लाएंगे, यहाँ पर एक राज्य है, यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, और सामान लाना है हमें बनाने के लिए यहाँ से। तो पूरी रेलवे लाइन दिल्ली की यहाँ से होती हुई यहाँ तक, तो जो ये राज्य है ये दखलंदाजी नहीं करेगा इस चीज के अंदर। जैसे भारत के अंदर तो जो रेलवे होती है वो केंद्र सरकार जो होती है उसके हाथ में होती है। तो आप देखोगे जो राज्य है वहाँ पटरियां डलती है रेल की, क्यों डल रही है, क्योंकि भाई जो केंद्र सरकार है उसका भी अधिकार है, समन्वय भी है, सहयोग भी है। जो राज्य है उसका फायदा भी है यहाँ पर। तो सहकारी जो संवाद होता है उसमें यही होता है कि भाई दोनों का फायदा कर लेते हैं मिल बांट के हम। जो समन्वय सब्र है अपने अंदर वो रखेंगे। जैसे हम देखते हैं भारत जो है, इसका हम जो यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें ना तो राज्य कमजोर है और ना ही संघ निरंकुश या अत्यधिक शक्तिशाली है। हालांकि इतना शक्तिशाली फिर भी है कि वो नियंत्रण रख पाता है राज्यों के ऊपर, मगर निरंकुश नहीं हो पाता। निरंकुश जब होता है जब आपातकाल लगता है यहाँ पर। वस्तुतः सहकारी संघवाद के अंतर्गत राज्य सत्यता का राष्ट्रीय एकता अखंडता व राष्ट्रीय हितों के अनुकूल उचित समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पर कि राष्ट्रीय एकता बन जाए, अखंडता बन जाए, और जो राज्य है उनकी जो सत्यता है, जो आजादी है बरकरार रहे। इस तरह से हम जो सिस्टम है उसको लगाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। संघवाद के इस प्रारूप में सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संघ व राज्य दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और परस्पर सहयोग व समन्वय के बिना संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो व्यवस्था है, हमने कहा कि सामाजिक भी विकास होगा यहाँ पर, आर्थिक विकास भी होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक रेलवे लाइन डली तो उससे क्या होगा, आर्थिक विकास उस राज्य का जरूर होगा, कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर उसको यहाँ पर होगा। तो इनकी प्राप्ति करने के लिए ही यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब जैसे रेलवे का काम किसके पास है, केंद्र के पास है, और जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि हमारे देश, हमारे राज्य के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा पटरियां बन जाए रेल की, जो आवागमन बनने में जो हम कहते हैं यातायात है वो आसान हो जाए, तो लोग आएंगे जल्दी हमारे यहाँ पर भी। तो उस पे क्या है कि उसको संबंध बनाने पड़ेंगे राज्य से अच्छे। अगर वो लड़ेगा, काम नहीं करेगा, तो भाई नहीं हो पाएगा ये चीज। इसमें क्या है कि जो संवैधानिक उद्देश्य है, जो संविधान का उद्देश्य क्या है, तरक्की करना देश की तरीके से यहाँ पर, तो वो जब प्राप्त होगी जब यहाँ पर ये समन्वय लाएंगे आपस में। ठीक है, इस भारत में हम देखते हैं
कि भारत में राज्य को केंद्र अनुदान सहायता दिए जाना तथा राज्यों द्वारा केंद्र को राजस्व वसूली कर दिया जाना परस्पर निर्भरता का स्पष्ट उदाहरण है। जैसे हमने देखा जो केंद्र सरकार है, वो कई बार जो राज्य सरकार जब होती हैं, जब उनको चाहिए होता है लोन चाहिए या फिर जो जो सहायता ऐसी चाहिए होती है, कहीं बाढ़ वगैरह अब आ गई इस राज्य के अंदर, तो कौन देता है यहाँ पे? केंद्र देता है उनको, कई बार मदद करता है यहाँ पर। और बदले में क्या होता है, जो राज्य होता है वो सरकार की मदद करता है राजस्व को जमा करने में। इस बारे में हम चर्चा करेंगे कब? जब हम वीडियो बनाएंगे राज्य के और केंद्र के संबंध है, उसके अंदर चर्चा करेंगे इस बारे में हम। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, जो हालांकि शक्ति का झुकाव जो है वो जो केंद्र सरकार होती है उसके ऊपर होता है। यहाँ पे जो केंद्र जो है काफी हद तक जो है शक्तिशाली फिर भी होती है इसमें। अगर बात करें हमारे भारत के अंदर ही हमें कहाँ पर दिया गया है इस बारे में, तो संविधान की 7वीं सूची में बताया गया है कि भाई ये एक दूसरे को यहाँ पर सहयोग करने के लिए बाध्य है, मतलब मजबूर है, इन्हें करना ही पड़ेगा, वरना इनका विकास नहीं होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे प्रतिस्पर्धी संघवाद। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर इस प्रकार के वो स्वतंत्र राज्य एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। यहाँ राज्य एक के साथ एक को राज्यों यहाँ राज्यों को एक साथ रखने वाले संघ की तुलना में अधिक स्वच्छता प्राप्त होती है यहाँ पर। इसमें क्या है कि कई राज्य हैं, जैसे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया है, एक टाइम में वो अलग अलग राज्य थे, वहां पर ब्रिटेन का राज था तो उन्होंने उसको एक कर रखा था फिलहाल। तो जब बात उनकी आई आजादी की तो वो सब अलग अलग आजाद हुए थे, जिसे यहाँ पर रही चीज। अब उनमें दिक्कत ये थी कि विकास करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि एक ही महाद्वीप में एक देश बने तो बेहतर रहेगा। तो उन लोगों ने क्या करा, तय करा कि हम बनाते हैं एक संघ, फेडरल बनाते हैं, और सबके पास शक्तियां अपनी अपनी होंगी, मगर जो केंद्र होगी कमजोर होगी। अगर केंद्र ताकतवर होगी तो हम पे नियंत्रण रखेगी, वो दबाएगी हमें यहाँ पर वो। और जब जो केंद्र है किसी एक के पास ना पहुंच जाए, डर था इस चीज का, तो वो चीज भी नहीं हो पाई इसमें। तो ये चीज कहलाती है कि जब हम कहते हैं ना कमिंग टुगेदर, मतलब आकर मिलकर उन्होंने संघ बनाया अपने फायदे के लिए यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि प्रतिस्पर्धी संवाद में राज्य को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो राज्य है उनको प्रतिस्पर्धा करनी है हमेशा, मतलब वो अपना जो कंपटीशन होता है वो करते रहते हैं यहाँ बार बार फायदा अर्न करने के लिए, मगर जो है उनको समन्वय यहाँ पर भी रखना पड़ता है कि वो लड़ते नहीं दूसरे से यहाँ पर। प्रतिस्पर्धी संवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संबंध लंबवत होते हैं, जबकि राज्य सरकार के संबंध होते हैं क्षैतिज होते हैं यहाँ पर। ये समझाता हूँ मैं आपको। मान लो ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड हो गया, यहाँ पे हो गया केंद्र सरकार आपकी, यहाँ हो गई राज्य सरकार, भारत की अगर देखें तो यहाँ हो गई पंचायत आपकी। अभी फिलहाल इसको हम एक ही मानते हैं, ठीक है, पूरे को। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी लंबवत के, इस तरह से सरकार का जो स्वरूप है वो इस तरह से है, ये इस पे है डिपेंड, ये इस पे डिपेंड है। और जो ये वाले में होता है, अब देखो जो ये मैंने बताया आपको, यहाँ पर अभी मैं पेन का रंग चेंज करूँ, देखो अब यहाँ पर एक तो राज्य होगा नहीं, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, तो इनके संबंध ऐसे हैं चीज आपस के अंदर, मतलब ये सब एक दूसरे के बराबर बराबर है यहाँ पर। और जो इनसे मुखिया है वो केंद्र वाला होता है यहाँ पर, मगर वो कमजोर होता है फिर भी। सभी राज्य धन और विनिवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन करते ताकि विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। कंपटीशन करते हैं, इसमें क्या होगा, मान लो कोई कंपनी चाहती है निवेश करना, वो कहेगा कि आप हमारे यहाँ निवेश करिए, हम आपको ज्यादा सुविधाएं देंगे, यहाँ पर कम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, कम जमीन ज्यादा देंगे आपको, और बहुत सारी चीजें मतलब आपकी हेल्प कर डालेंगे। इससे क्या होगा, उनका विकास जल्दी होता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई हम कहीं और क्यों जाएं, इस देश के अंदर ही अपना निवेश कर लेते हैं। सामान्यतः हम क्या देखते हैं, जो निवेशक अपने पैसे का निवेश करने के लिए अधिक विकसित राज्यों को पसंद करते हैं। इसमें कौन कौन देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, तो 3 राज्य इसके अंदर ये आते हैं। कभी आपने देखा होगा जो अमेरिका है, वहाँ की जो पुलिस होती है, जो एक राज्य की पुलिस होती है उसके कानून अलग हैं, जो पुलिस दूसरे राज्य की है उसके कानून वहाँ पे अलग अलग है यहाँ पर। वो वजह यही है कि वहाँ के जो सिस्टम ये था कि वो मिलजुल कर उन्होंने बनाया अपना राज्य। तो जैसे हम कभी टेक्सास में जाएंगे, कोई अपराध हो जाए तो होता है वो अपराध वहां पर ना हो, कभी वहां से हम हट के टेक्सास से हट के किसी और जो कैलिफोर्निया है वहां पहुंच गए, तो वहां पे वही चीज अपराध बन जाती है हमारे साथ। तो ये व्यवस्था वहां पर होती है इस चीज के अंदर। फिलहाल आप बात करते हैं अपनी जो खास चीज हमारी, वो है भारतीय संघवाद। तो भारतीय संघवाद जो है यहाँ पर क्या है, ये संघीय व्यवस्था पर आधारित है। जो सरकार जो है भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है वो आधारित है
संसदीय व्यवस्था के ऊपर, जहाँ कार्यपालिका विधायक के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका मतलब जो है कैबिनेट, मतलब जो हम कहते हैं, इसे हम देखते हैं जो सरकार बैठी हुई है देश के अंदर, जो सरकार है बीजेपी की, इसको हम बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट। वो यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो जवाबदेह किसको हो गई है आज के वक्त में? जवाबदेही किसको होती है? वो यहाँ पर जो विधायिका है, मतलब पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है वो यहाँ पर। हालांकि वो ना हो अलग बात है, मगर कोई नहीं है, जो संविधान कहता है वो यही चीज कहता है। यहाँ पर यह खास बात यह है कि दोनों राज्य के स्तर पे भी अपना विधानमंडल जो होता है, जो लेजिस्लेचर होता है, वो होता है, जो इस प्रकार से वहाँ का संसद कहलाता है। जैसे हमने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उनके अपने अपने वहाँ पर जो लेजिस्लेचर होंगे, विधान परिषद, विधानमंडल जो होंगे वो होंगे इस तरह से। जो अनुच्छेद 1 है वो इस बारे में क्या कहता है हमारा, कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। अब देखो ये जो शब्द है ना संघ, वो इस्तेमाल संविधान के अंदर इंग्लिश में हुआ ही नहीं, सिर्फ हिंदी के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया कि जो भारत जो है एक राज्य है, जैसे मैंने इसे लिखा है कि एक राज्य है भारत, जहाँ पर बहुत सारे क्या है कि एक राज्य है, वो संघ बन गए मिलकर यहाँ पर। मगर जो स्वरूप है वो जो हमारा है वो एकात्मक स्वरूप का हम पालन करते हैं, मतलब जो केंद्र है हमारा शक्तिशाली होगा, ये हिसाब है इसके अंदर, अगर हम समझते हैं इस अनुच्छेद को सही से तो। भारतीय संघ में केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं, ताकि वे अभिभावक के रूप में भूमिका निभाए और सभी को एक साथ लेकर चले। जो केंद्र है वो क्या बन गया, यहाँ पे माई बाप बन के बैठा हुआ है, ताकि बच्चे जो है इसे पाल सके उनको। बच्चे जो है वो आपस के अंदर लड़े नहीं, एक दूसरे के साथ जो जब तक जिंदा रहेगा अभिभावक वो बचा के रखे, बच्चे बच्चे हैं उनको साथ रखेगा यहाँ पर। और जो घर का बंटवारा यहाँ पर नहीं होगा, मतलब जो है राज्य, जो देश है वो टुकड़ों में नहीं बंट पाएगा। इसका मतलब इस तरह से है। अब इसके जो हम देखते हैं विशेषताएं वगैरह जो होंगी, थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो खास बात इसके अंदर है, कि भारत के अंदर जो विशेषताएं, जो संघीय में विशेषताएं होती हैं वो भी पाई जाती हैं। जो हाँ हम कहते हैं जो एकात्मक मतलब जो यूनिटी वाली जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी इसमें विशेषताएं जो होती हैं पाई जाती हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे संघीय व्यवस्था की विशेषताएं जो होती हैं वो। इसमें क्या है, पहला जो संघ की निशानियां होती हैं, जो संघ की तरह से काम करेगा, मतलब यहाँ पर क्या है कि शक्तियों का विभाजन। देखो संघ के अंदर ही ये चीज मुमकिन होती है कि शक्तियां जो होती हैं बटी हुई होती हैं, केंद्र को और राज्य को। देखते हैं क्या है। संघीय व्यवस्था की एक विशेषता शक्तियों का विभाजन भी है, यानी कि इसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, एवं शक्तियां दोनों में बांटी या फिर बांट दी जाती हैं यहाँ पर। भारत में शक्तियों को बांटने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, जो कि हमारे संविधान की जो सूची है 7वीं सूची उसके अंदर आती है यहाँ पर। पहली है, हमने ऊपर जो लिख दी कंकरेंट लिस्ट लिखी मैंने यहाँ पे, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। नहीं ये डॉट डबल हो गया ये, ठीक है इसको हम काटते हैं फिलहाल। पहली आती है हमारी संघ सूची यहाँ पर। इसमें वो विषय हैं जो हम कहेंगे जो राज्य का जो हम कहेंगे जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे काम करेगी। जैसे हमने कहा ना अभिभावक जो है यहाँ पर, जो माई बाप करेंगे काम उसके ऊपर, जैसे कि रक्षा करना, जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत करना, बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करना, निवेश करना यहाँ पे, और उनमें बातचीत बनी रहे इसलिए संचार स्थापित करना। फिर हम देखते हैं जो राज्य है यहाँ पे उनके यानी क्या पे क्या है, कोई कानून बना रहे उनके देश के अंदर। जो अपना अलग अलग राज्य है उसका काम बनता है यहाँ पे कानून को बनाए रखना, प्रशासन, सार्वजनिक कानून को स्थापित करना, ये काम होता है राज्य सरकार का। हालांकि जो एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो राज्य है संपूर्ण राज्य है पूरी तरह से, ये वहीं पर चलता है सब। जो हमने कहा कानून का खासतौर से पुलिस जो है वो राज्य के पास होती है। जहाँ पे हम बात करते हैं यूटी की, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर जो पुलिस होती है वो केंद्र के अंडर आती है, कंट्रोल में आती है उसके। फिर आती है हमारी समवर्ती सूची। इसमें वो विषय होते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून को बना सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, ये बारे मैंने लिख दी कितनी सारी जो मतलब विषय है इनके ऊपर यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं जो संविधान की 7वीं सूची है उसके अंदर ये दी गई है, यहाँ पे इनका विभाजित किया गया है। मगर यहाँ पर जो हम देखते हैं संवैधानिक सूची जो है इसके अंदर जो राज्य है वो कमजोर है। मान लो कोई एक मुद्दा आ गया, हमने कहा शिक्षा, जो शिक्षा है वो आती है संवैधानिक सूची के अंदर। अब इसे राज्य ने कहा कि हम छुट्टियां करना चाहते हैं गर्मी के मौसम में इस महीने के अंदर, केंद्र ने कहा कि छुट्टियां नहीं इस महीने में नहीं इस महीने में होंगी यहाँ पर। तो जो केंद्र ने कहा वो बात मानी जाएगी, यहाँ पे जो राज्य ने कहा बात को खत्म कर देंगे हम यहाँ पर।
जो संघ सूची है उसके अंदर 100 विषय है, पहले इसके अंदर 97 विषय थे। और जो राज्य सूची है इसके अंदर 61 विषय है, पहले इसके अंदर 67 थे जो कि केंद्र को मिल गए हैं। फिर आती है यहाँ पे सफल सूची, इसमें 52 विषय है यहाँ पर, कुछ यहाँ से इसमें से डाल दिए, कुछ यहाँ डाल दिए इसके अंदर, इसके पहले कितने 47 थे इसके अंदर। अब बचती है यहाँ पर हमारी अवशिष्ट शक्तियां, ये हट गया गलती से। अवशिष्ट विषय मतलब वो विषय जो पहले कभी नहीं थे, जैसे कि हमने कहा कि मोबाइल के हम बोलेंगे कि साइबर क्राइम पहले नहीं था, पहले चलता नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा मतलब इंटरनेट था नहीं तो चीज़ होती कहाँ से वहाँ पर। और जो इस तरह की जो दूसरी चीज़ें बन के आई हैं आज के टाइम में, वो पहले नहीं थी तो लिखती भी कहाँ से उसको। तो वो चीज़ यहाँ पर रही, तो जो अवशेष शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ बाद में निकल कर आएंगी, जो काम बाद में निकल कर आएंगे, जो उस टाइम तय करने मुश्किल थे, वो जाएंगे केंद्र के पास के, इनको देख लेगा अपना आप यहाँ पर। ठीक है, तो इस पद्धति को हम यहाँ जो पद्धति चलती है ये वाली, जिसमें केंद्र भी काम कर रहा है राज्य भी काम करता है, इसको हम बोलते हैं द्वैध राज्य पद्धति। मतलब दो तरह की राज्य पद्धति, और ये विशेषताओं में से भी है हमारे जो संघवाद है उसके। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से देश आते हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना और हमारा भारत भी। अब देखते हैं इसी चीज को, द्वैध राजपति को हमने आसानी से लिखा है दोहरी सरकार राजनीति। मतलब जो है सरकार दो स्तरीय यहाँ पर होगी, ये है, हम उसी को द्वारा से थोड़ा सही से समझते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो शक्ति का विभाजन जो होता है वो किस तरह से किया जाता है यहाँ पर। संविधान केंद्र में संघ और परिधि में राज्यों से मिलकर एक दोहरी राजनीति स्थिति स्थापित करता है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः सौंपे गए क्षेत्र में प्रयोग किए जाने के लिए संप्रभु शक्तियों का साथ संपन्न किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो संविधान है भारतीय, उसने जो संघ है, जो केंद्र सरकार है, उसको उसका काम दे रखे हैं, जो राज्य है उनको इसका काम दे रखा है, और ये है कि तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे एक दूसरे के काम के अंदर, मगर तुम अपने काम को करने के लिए आजाद भी हो, संप्रभु भी हो यहाँ पर, ताकि तुम अपने काम आसानी से कर सको यहाँ पर। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकार की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्य को निर्दिष्ट करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। इस प्रकार की दोनों गलतफहमी और जो असहमति है उससे बच जाते हैं। मतलब ये बताया गया है कि जो केंद्र का संगठन है वो किस तरह से होगा, जो संरचना है किस तरह से वहां पर होगी। जैसे हमने कहा जो राज्य सरकार, जो हमने कहा पार्लियामेंट में कितनी सीट होंगी, जो लोकसभा कितनी सीट उसके अंदर होगी यहाँ पर, जो मंत्रिमंडल है वो कैसे बनेगा वहां का, और जो डिफेंस में हम कहते हैं आर्मी है वो कैसे काम करेगी यहाँ पर। तो वो काम जो है ना वो केंद्र करेगा यहाँ पर, चलाना देश को। अब बात आती है जो राज्य की, वो देखिएगा भैया पुलिस कैसे लगानी है, कहाँ पर कौन से जो हॉस्पिटल है वो मुझे खोलने हैं यहाँ पर, और बहुत सी चीजें इस तरह की यहाँ पर हो सकती है, जो राज्य सरकार जो है, जैसे हमने कहा खेती के ऊपर टैक्स कैसे लगाने हैं हमें, वो सरकार जो राज्य सरकार होती है उसके पास आता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनकी हद तय कर दी, भाई तुम्हारी सीमा इतनी, तुम ज्यादा आगे बढ़ोगे नहीं, वरना तुम लड़ पड़ोगे आपस के अंदर। और ये होता कब है, जब होता है तो क्या हो जाता है इससे, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार होती है उसको भंग कर डालती है अक्सर। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के कामों को जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा संचार आदि संबंधित है। दूसरी ओर जो राज्य सरकार होती है सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार आदि से जो विषय है इनसे संबंधित होती है। दूसरी विशेषता है इसकी लिखित संविधान या फिर उसकी सर्वोच्चता, दोनों चीजें में शामिल है। इसमें क्या है कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है ये शामिल है, उसके अंदर संविधान जो है हमारा, इसमें 385 लेख हैं जो कि अब बढ़कर हो चुके हैं 780-70 लेख यहाँ पर। इसको 22 भागों के अंदर पहले बांटा गया था, अब बढ़कर ही हो गया 25 भाग। ठीक है, और इसके अंदर पहले थी 8 अनुसूचियां, अब हो गई हैं 12। तो इनमें क्या किया गया है कि जो संविधान है इसको लिखा गया है, जैसे हम देखते हैं ब्रिटेन है, वहाँ संविधान लिखा हुआ नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो कानून वहाँ पे जो है वो लिखे हुए नहीं है, वहां पर भी कानून लिखित में तो है, मगर किताब नहीं है पूरी सी वो एक। हमारे यहाँ पे क्या किताब है पूरी की पूरी, हमें जब पता करना है कि भाई क्या चीज कैसे होनी है, किताब खोली देख ली समझ लिया। अब वहां पे क्या है, पे ढूंढो डिपार्टमेंट कौन सा है, किस काम का है, कैसा है, फिर फाइल लेकर आओ, फिर पढ़ो उसके बारे में, वो तरह का हिसाब मतलब हो जाता है वहां पर। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ जो है एक किताब है पूरी की पूरी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं बता दिया मैंने आपको, ये संरचना है, संगठन है, शक्तियां हैं, वो सब कुछ इसके अंदर लिखी हुई है पहले से ही हमारी। फिर आता है यहाँ पर
जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए बताया गया है इसके बीच में। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। अब आती है इसकी सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी सुप्रीमेसी के बारे में बताया गया है इसके अंदर। मतलब इसका यहाँ पर ये है कि जो राज्य में हमने कहा कि जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए यहाँ पे हमारा सभी जो कोर्ट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो हम बोलते हैं, वो ताकतवर ज्यादा होना चाहिए यहाँ पर। जरूरत किस लिए है यहाँ पर? ताकि एक निश्चित कानूनी व्यवस्था स्थापित या फिर कायम की जा सके, एक ठोस, स्पष्ट और टिकाऊ कानून व्यवस्था बनी रहे और संसद जो है निरंकुश ना हो सके। जैसे कि हम क्या देखते हैं, जो केंद्र सरकार होती है वो कानूनों के अंदर बदलाव ना कर सके, जो संशोधन करना है उसको उसको करने में बड़ी दिक्कत पेश आए उसको। तो ये व्यवस्था हम इसलिए चाहते हैं कि ऐसा हो। इसलिए हम सोचते हैं जो कानून की जो क्या नाम है हमारा, जो संसद जो है वो, सॉरी, जो जुडिशरी है हमारी, वो ताकतवर होनी ज्यादा जरूरी होती है। जब वो एक केस हुआ हमारा जो हम जानते हैं, बड़ा फेमस केस है ये, केशवानंद भारती केस है। इसमें ये कहा गया कि जो संविधान की सर्वोच्चता है वो संविधान का मूल ढांचा है यहाँ पर। मतलब जो संविधान है वही हर कुछ है, हर चीज है यहाँ पर। केंद्र सरकार वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हालांकि वो चेंजेस, उसमें बदलाव जो है वो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उसके लिए उसको खास बहुमत और जो राज्य हैं उनकी जो राज्यसभा जो होती है उसकी परमिशन चाहिए होती है यहाँ पर, मतलब वोटिंग के जरिए जो होता है यहाँ पर। फिर आता है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। ये मैंने अभी तो करा है पीछे। अच्छा, नहीं नहीं, ये जो मैंने करा है ये संविधान वाला लिखा है ना मैंने अभी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जो मैंने कहा संविधान के बारे में, उसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें क्या था कि भाई संविधान जो है वो टिकाऊ होना चाहिए। मतलब ये कि जो संविधान है उसमें बदलाव करना बड़ा मुश्किल होना चाहिए, और जो भी जो काम चल रहा है संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ये चीज हो गई हमारी। अब आती है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है उस पे जो कार्यपालिका है, विधायिका है, उसका नियंत्रण ना हो, और अपने आप में जो विशेष अधिकार है उसमें आजाद हो। मतलब जो जज होने चाहिए बिकाऊ ना हो जज, यहाँ पर सीधी बात यहाँ पर ही बनती है इसके अंदर। जज जो है उनके ऊपर नियंत्रण ना हो नेताओं का, या फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, किसी का भी नियंत्रण उस पर ना हो। अपने आप में वो आजाद इंसान हो, अपने हिसाब से वो काम कर सके, इतनी उसको आजादी मिलनी चाहिए यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि न्यायिक पुनः निरीक्षण की शक्ति। जो पालिका जो हम कहते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, जो उसने कानून बनाया है वो कानून प्रासंगिक भी है या नहीं, ये चेक करने का अधिकार जो है हमारी हमारी जो न्यायपालिका है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके पास होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है, तो जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट देखे उस चीज को, जो हाई कोर्ट है वो भी देख सकता है इस चीज को यहाँ पर। तो ये चीज हो जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले सुना होगा अभी आपने, एक वो कंपनी है रैपिडो नाम की, तो उस पे बैन लगा दिया गया है दिल्ली की, जो नई दिल्ली है वहां पर। ये फैसला किसने लिया? हाई कोर्ट ने लिया। और दिल्ली गवर्नमेंट गई थी हाई कोर्ट इस बात में बात करने लग, तो जो चीज इसको लेकर हो कि मतलब जो इलाका है वो हिसाब का है नहीं, क्या उसमें रैपिडो का इस्तेमाल कर सको, मतलब रिस्क है वहां पर इस्तेमाल करने में। तो ये चीज, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मामला कहाँ का था, स्टेट का, जो राज्य का मामला था इसका था। तो वहां पर क्या हुआ, जो राज्य के अंदर व्यवस्था है न्यायपालिका की, उसी को वहां से संभाल लिया उस चीज को। ठीक है। अब हम आगे क्या देखते हैं, इसके तहत ये हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए जो विधियों की संवैधानिक कसौटियों पर जांच करती है। जो संविधान है उसके अनुसार वो चेक करते हैं कि जो चेंज करा है, बदलाव करा है, वो सही भी है या नहीं है। अगर गलत हुआ तो उसको वो खारिज कर डालते हैं या फिर उसको बदल देते हैं यहाँ पे। मतलब जो पिछली जो स्थिति होती है उसमें घुसा देते हैं वापस से उसको। फिर आता है यहाँ पे संविधान की कठोरता। संविधान लिखित भी हो, सर्वोच्च भी हो और कठोर भी हो। ये जो हम कहते हैं कि नेचर होता है हमारा संवाद का। इसमें मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो संविधान है उसके अंदर से हमने कभी कहा कि एक मान लो केंद्र सरकार है, उसकी लड़ाई चल रही है केरल से, क्योंकि केरल जो है उसको काम करने नहीं दे रहा अपने राज्य के अंदर। तो जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, सरकार को भंग कर डालती है, वहां लगा देती है आपातकाल। और अब वो चाहती है कि वो जो काम करना है उसको अपने हिसाब से वो कर सके। इसके लिए कुछ शक्तियां जो है राज्य की वो अपने हाथ में ले ले, या सरकार को भंग करे वगैरह ऐसा करे। तो वो चीज जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कर ना पाए। इसलिए जो संविधान है वो कठोर होना चाहिए। मतलब संविधान के अंदर
जो बदलाव करके वो जो चाहती है केंद्र सरकार। जैसे कुछ टाइम पहले अभी दिल्ली के अंदर हुआ कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री था, उसके पास शक्तियाँ थी कि बहुत से वो काम अपनी मर्ज़ी से कर सकते थे यहाँ पर। मगर जो केंद्र सरकार उस बात को मान नहीं रहे थे वो यहाँ पर बहुत सी बातों को, तो उन्होंने क्या करा कि एक पॉलिसी उन्होंने चेंजेस करे कौन जो संविधान था उसके अंदर, कि जो दिल्ली के अंदर राज्यपाल होगा, उसकी परमिशन के बिना एक पत्ता भी जो सरकार दिल्ली की उसको उठा सकती नहीं है मतलब। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो संविधान के उन्होंने जो उन्होंने चेंज करा यहाँ पर, वो चेंज यूँ कर पाएगी जो लोकसभा थी बहुमत था वहाँ पर उनका, जो राज्यसभा है वहाँ पर भी बहुत उनको मिल गया था इस तरह से। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया कि जो संविधान है, जब कोई बात करनी है यहाँ पर, मतलब मान लो कि हमारा जो मूल ढांचा है उसको चेंज करना है यहाँ पर, कोई हमारा मौलिक अधिकार है उसको हटाना है, तो इसकी ज़रूरत होती है यहाँ पे विशेष बहुमत की। और साथ में जो राज्यसभा होती है उनके जो सदस्य हैं वो भी इसमें बहुमत दें तो हो सकता है चेंज, मतलब इसलिए संविधान हमारा कठोर बन जाता है, मतलब चेंज करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। चाहे राज्य का स्तर हो चाहे केंद्र का स्तर हो, यहाँ पर जो सदन जो होते हैं एक सरकार के दो होते हैं। एक होता है हमारा विधायिका, सॉरी जो विधायिका होती है उसी के अंदर, देखो विधायिका जो होगी वो राष्ट्रीय स्तर पे होगी, जो आपके जो राज्य का जो स्तर होगा वो कहलाएगा यहाँ पर विधानमंडल या फिर विधान परिषद। इसमें दो सदन होते हैं, उस सदन के जो राज्यसभा होती है वो, दूसरा होता है निचला सदन मतलब लोकसभा। जो राज्यसभा होती है वो क्या है यहाँ पर भारतीय संघ के जो राज्यों की का प्रतिनिधित्व करती है यहाँ पर। मतलब ये मान लो आप कि कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही हम लेके चल रहा है एग्जाम्पल, क्योंकि वो आसान है बहुत बताना पड़ा वहाँ का। मान लो कोई हम कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है जो सॉरी जो राज्यसभा है वहां पर जो उत्तर प्रदेश है वो किसी को भेजेगी अपना काम बताने के बारे में, मतलब उनका प्रतिनिधि पहुंचता है वहां पर। तो प्रतिनिधि को वो कहाँ से आएगा, वो आता है उनके हाँ जो विधानमंडल है वहां से, उसको चुन के वो भेज देंगे केंद्र में कि आप हमारे जो राज्य की बात है जाके रखोगे आगे। जबकि जो देखते हैं जो लोकसभा जो होती है ना वो इनडायरेक्ट होती है हमारी, सीधी बात मान करती है वो यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको खुद चुना होता है यहाँ पर। वहां पर हम देखते हैं जो जो एमएलए एमपी जो है राज्यसभा के वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सरकार चुन के वजह इनको हम नहीं चुनते यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पे इसमें होता है। मगर व्यवस्था क्या होती है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है। जब कोई बिल पारित किया जाता है यहाँ पर तो दोनों के अंदर बहुमत की जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। और लोकसभा जो है वो शक्तिशाली ना बन जाए, निरंकुश ना बन जाए, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो राज्य के खिलाफ कोई काम ना कर जाए, उसके हित में रखने के राज्यों के लिए तो जरूरी होता है यहाँ पर जो राज्यसभा होती है उसका होना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने अगले बिंदु पर, भारतीय जो संविधान जो राज्य व्यवस्था है उसमें एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बहुत सारी हैं यहाँ पर। ये पहला तो यहाँ पर यह है कि संविधान का लचीलापन। अभी आप कहोगे मैंने कहा था कि संविधान जो है कठोर है, मगर संविधान जो है यहाँ पर लचीला भी है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर हम देखें तो विशेष बहुमत पाने की जरूरत नहीं है हर चीज के अंदर। बहुमत आपने पाया, वन थर्ड पाया, पास करा, खत्म कहानी। फिर आप गए अपने लेके बिल को, राज्यसभा है वहां पर बिल पास करा, काम हो गया आसानी से। तो इतनी मुश्किल नहीं है उसके अंदर। मगर जब हम बात करते हैं कोई कुछ मूल ढांचा वगैरह चेंज करो तो वहां तो दिक्कत इसमें होती है, ठीक है। मगर यहाँ पर ये है जो केंद्र सरकार जो है वो बड़ी आसानी से बहुत सारी जो चीजें को चेंज यहाँ पर कर सकती है यहाँ पर। दूसरा बिंदु है इसके अंदर शक्तिशाली केंद्र, जो हम बता चुके हैं पहले ही कि जो भारतीय सरकार जो है जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा ताकतवर है। आप खुद देखिए उसके पास 100 विषय हैं काम करने के लिए, तो कितने सारे काम जो उनको दिए गए हैं यहाँ पर, मतलब शक्तियाँ बहुत ज़्यादा उनको दी गई हैं काम करने के लिए। जब कोई काम मिलता है तो शक्तियाँ साथ में उसको मिल जाती हैं फ्री पे ही, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो जो राज्य हैं उनको अगर चाहे तो आपातकाल लगाकर उनके ऊपर नियंत्रण कर सकती है। दूसरी बात यहाँ पर ये है अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर कोई मतलब राष्ट्रीय हित की बात है तो जो राज्य सूची है उसके जो विषय हैं उन पे भी वो काम कर सकती है यहाँ पर, इसको ताकत दी गई है इस तरह से। फिर आता है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो राज्य है कहीं से कहीं, मतलब कहीं से ज्यादा लोग आ गए, कहीं से कम लोग आ गए। जैसे कि हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है वहां से 31 लोग आते हैं विधान जो राज्यसभा होती है उसके अंदर। वहीं जो गोवा है वहां सिर्फ एक आदमी आता है। वजह क्या है यहाँ पर, आबादी।
जो उत्तर प्रदेश की जो आबादी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा देश की आबादी उत्तर प्रदेश की है यहाँ पर। सबसे कम जो सिक्किम है, गोवा है, यही जो देशी राज्य हैं वहाँ पे कम आबादी है, तो वहाँ की सीट कम हो जाती है। जो कि ये दिखाती है कि जो संवाद में क्या होता है कि सीट सबको बराबर मिलनी चाहिए यहाँ पर, चाहे छोटा राज्य चाहे बड़ा हो। मगर जो हम बात करते हैं यहाँ पे जो सरकार होती है एकात्मक, उसमें हिसाब नहीं होता, वहाँ पे होता है सिर्फ आबादी की बात है, सीधी सी कितनी आबादी कितने लोग पहुंच चाहिए यहाँ से। दूसरा यहाँ पर है हमारा कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है। तो ये आप खुद जानते होंगे, हम चुनाव में जो वोट करते हैं, हम बात करें केंद्र सरकार के लिए, हम वोट करते हैं एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि बैठता है लोकसभा के अंदर। तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है यहाँ पर? होता क्या है, जो वो लोग होते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो लोग छांटते हैं अपने में से कि आप प्रधानमंत्री बनोगे। अगर पार्टी एक है तो आसान है काम चुन पाना इस चीज को, कि ये फला फला शख्स से ही बनेगा प्रधानमंत्री हमारा, हम में से ही। अगर 300 लोग चुन के गए हों इस पार्टी के अंदर, तो 300 में से ही वो खुद चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री यहाँ पर। कि बचेंगे यहाँ पे कितने, 299 लोग बचेंगे यहाँ पर। अब जो केंद्र सरकार है, कम से कम उसमें चाहिए होते हैं 15 मंत्री चलाने के लिए, जिनको मंत्रालय मिलते हैं अलग अलग काम करने के लिए यहाँ पर। तो वहां पे से उन्होंने 50 लोग उन्होंने और निकाल लिए, तो बचे कितने हमारे 15 गए तो 300 में से 285 लोग बचते हैं यहाँ पर। तो ये लोग जो रहेंगे ना, ये लोग आपके जो कार्यपालिका है, मतलब जो लोकसभा है वहां पर पे आएंगे काम करने के लिए। जो कार्यपालिका है, जो जो मतलब जो इनको मिला है यहाँ पर, किसी को मिल गया गृह मंत्रालय, किसी को मिल गया रक्षा मंत्रालय, किसी को मिल गया विदेश मंत्रालय, तो वहां पर भी ये काम करेंगे। मगर जो मेंबर होंगे, ये मेंबर आपके कार्यपालिका जो है, जो लोकसभा है वहां के मेंबर भी होंगे यहाँ का ये। तो इनकी जो जवाबदेही हो जाती है, वो हो जाती है आपकी, हमारे जो क्या कहते हैं, जो पार्लियामेंट है उसके लिए यहाँ पर। ये सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है। जैसे कि हमने कहा कि शक्तियां हर किसी की अलग हों, जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां उसकी अलग होनी चाहिए, जो विधायिका है उसकी शक्तियां अलग होनी चाहिए यहाँ पर। जबकि ऐसा नहीं है, हालांकि जो अमेरिका है वहाँ पे ऐसा ही है। वहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार जो सीनेट है वो अलग है, जो राष्ट्रपति जो बैठता है वो अलग काम करता है अपने हिसाब से। फिर आता है लोकसभा राज्यसभा के, सॉरी, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है यहाँ पर। वजह क्या है यहाँ पर, जो सदन जो है दोनों बराबर है यहाँ पर। मगर इसमें क्या है कि जो आबादी जो जो ज़्यादा सीट होती है वो होती है लोकसभा की। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, उनको हम चुन के भेजते हैं, इसीलिए जो उनकी शक्तियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं अपना भी आप, कि हमारे प्रतिनिधि डायरेक्ट होते हैं वो यहाँ पर। फिर आता है आपातकालीन शक्तियां। केंद्र को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जबकि जब आपातकाल लगाया जाता है तो केंद्र का क्या होता है, राज्य पर नियंत्रण बढ़ जाता है। इससे कि जो राज्य है उसकी जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है यहाँ पर वो कमजोर हो जाती है यहाँ पर। फिर हमारा वो होता है यहाँ पर अगला बिंदु, एकीकृत न्यायपालिका। अभी हमने कहा कि जो राज्य है उसके लिए न्यायपालिका अलग है, दिल्ली के लिए हाई कोर्ट दिल्ली की अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए उनकी अपनी हाई कोर्ट अलग है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी देश की नहीं हो गई यहाँ पर। तो ये जो न्यायपालिका है वो एकीकृत कैसे हो जाती है इस तरह से? यहाँ पर होता क्या है कि मान लो मैंने किसी से लड़ाई हो गई, मैंने केस डाल दिया अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो हमारे इलाके की जो कोर्ट होती है वहां डाल दिया मैंने केस। मैं जीता हारा जो भी रहा फैसला, ये साबित वाली पार्टी जो है वो हार गई, तो वो जाएगी उससे बड़ी कोर्ट में जो बन रही है हमारी हाई कोर्ट। वहां तक तो रहता है कि सही है, चलो ठीक है, जो मामला है वो राज्य के अंदर अंदर रह गया यहाँ पर। मगर जब वो हाई कोर्ट में हार गया, तो वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने क्या देखा कि वो राज्य के स्तर से केंद्र के स्तर पहुंच गया वहां पर, सीधी सी बात है, मतलब देश के मुद्दे पे ले गया उस चीज को यहाँ पर। तो इसलिए हम बोलते हैं जो न्यायपालिका हमारी है वो है एकीकृत यहाँ पर, मतलब जो राज्य है उसके लिए अलग न्यायपालिका हो, हमारी फैसला हो, खत्म हो जाए बात। वो हिसाब नहीं है, राज्य का फैसला है मगर वो केंद्र तक भी पहुंच सकता है बात को लेकर अपनी, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक। फिर आता है यहाँ पर हमारा एकल नागरिकता। भारत में नागरिकों के लिए केवल एक नागरिकता उपलब्ध है, वे राज्य के नागरिक भी नहीं हो सकते। ये राष्ट्रीय जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको बढ़ाने में मदद करता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अंतर के बीच एकता बनाता है। इससे क्या होता है कि हमने कहा कि हम भारतीय हैं, अब हम ये नहीं बोलेंगे मैं दिल्ली का हूँ, मैं बिहार का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, हालांकि फिर भी लोग करते हैं यहाँ पर ये। मगर कार्ड तो नहीं मिलता फिर भी उसका, कार्ड तो तुम्हें इस चीज का मिलता है कि तुम भारतीय हो, जो पासपोर्ट होता है हमारे यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट हमारा होता है यहाँ पर। इसलिए जरूरी है कि देश में एकता बरकरार रहे, लोग अपने आप को दूसरे जो देश का हिस्सा है उससे अलग ना मान सके यहाँ पर।
ठीक है। ये मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता है, और जैसे कि आंदोलन की स्वतंत्रता और देश में किसी भी हिस्से में रहने की निवास की आज़ादी है हमारी। अगर मान लो किसी ने कहा, पहले क्या था, जो कश्मीर था, अपवाद था कि आप कश्मीर जा सकते हो मगर बच सकते नहीं हो, क्योंकि वो जो देश की अखंडता है उसके खिलाफ था, और जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ भी था कि भाई वहां जाओ और रह सकते नहीं हो, वहां के लोग ताकि रह लेंगे हमारे पास, हम जाके ना रहे वहां पर, तो वो दिक्कत थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फायदा रहा, जो एक नागरिकता उसके अंदर होती है कि एक देश एक इंसान एक सोच, मतलब एक नजरिया इंसान का, एक पहचान। फिर आता है हमारा यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें देखो, ये बिल्कुल सबसे बड़ा खास पॉइंट इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे, जो व्यवस्था होती है एकात्मक, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी, इसमें यही होता है कि जो राज्य सरकार होती है वो अपना राज्यपाल नियुक्त करती है किसी खास प्रांत के लिए। अगर देखो इसमें देखो, जो राजनीति संघवाद है वहां पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं राज्य संघ, जो हम कहते हैं जो स्टेट होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, यानी कि जो एकात्मक प्रणाली होती है, उसको हम बोलते हैं प्रांत। प्रांत में क्या होता है, राज्यपाल नियुक्त होता है, मगर हमारे यहाँ भी ये होता है कि राज्यपाल नियुक्त हमारे यहाँ पर भी होता है। जैसे कि पार्लियामेंट कोई बिल बनाती है, उसको पास करता है, राष्ट्रपति साइन करता है उसके ऊपर, वही सेम चीज यहाँ पर जो होता है, राज्यपाल वो भी यही चीज करता है कि कोई सरकार है राज्य की, उसने बिल बनाया, उस पर साइन कौन करेगा, यहाँ पे आपका राज्यपाल, उपराज्यपाल खासतौर पे इसमें होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर केंद्र सरकार करती है, इसलिए करती है कि जो राज्य है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, वो ऐसा कोई बिल ना बना दे जो जो देश की अखंडता है, एकता है, उसके खिलाफ हो जाए। फिर आता है यहाँ पर नए राज्यों का गठन। ये शक्ति सिर्फ यहाँ पर किस में होती है, केंद्र के पास होती है, कि वो चाहे तो जो नए राज्य है उनको बढ़ा दे, नए राज्य बना ले, यहाँ पर उनकी सीमाएं हैं, उनके जो एरिया है उसको तय कर डाले, यहाँ पे नाम चेंज कर डाले उनका, जो कि आजकल चलता रहता है बहुत ज्यादा, नाम चेंज करने वाला काम। तो ये क्या होता है, ये सिद्धांत होता है यूनिटरी गवर्नमेंट का, मतलब जहाँ पे केंद्र मजबूत हो। संघवाद में ऐसा नहीं होता। तीसरा है हमारा अगला पॉइंट, जो है हमारा अखिल भारतीय सेवाएं। सीधी सी बात है, आईएएस आईपीएस जो हम बोलते हैं, जो नॉर्मल सी बात है। देखो, जो पुलिस है वो आती है आपके राज्य के पास, मगर कभी आप देखना होगा, कभी आपने देखा होगा, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ये रिपोर्ट राज्य को नहीं करते सीधा, बोल तो देंगे वहां पर भी, काम तो उनके नहीं, जिनका अधिकार बनता है, जिनका हक बनता है काम करना, वहां पर भी बनता है, मगर इनको जो सीधा जवाब देना होता है वो देना होता है केंद्र सरकार को, भैया इस राज्य के देखो ये हरकत चल रही है, ये काम चल रहा है यहाँ पे इस इलाके के राज्य के। इससे क्या होता है कि जो राज्य के जो मामलात हैं उसमें दखलंदाजी हो जाती है आपकी केंद्र सरकार की, और इससे क्या होता है, जो राज्य की प्रशासनिक प्रणाली होती है उस पे इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर जो केंद्र सरकार होती है वो नियंत्रण कर लेती है, जो कि हम बात करें संघवाद जो इसके खिलाफ है यहाँ पर। फिर आता है हमारा एकीकृत चुनावी प्रणाली। हमारे देश में तो सिर्फ एक जो है चुनाव आयोग है, वही हमारे जो राज्य होते हैं उनके चुनाव का होता है, जो ही वही जो हमारा होता है, जो सरकार होती है केंद्र की, उनका चुनाव भी वही करवाता है यहाँ पे, जो कि खिलाफ है यहाँ पर जो सिद्धांत है संवाद का उसके है। उसमें क्या है कि हर राज्य का अलग अलग यहाँ पे चुनाव का विभाग होगा, मगर हमारे यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, देश के अंदर एक ही है। उसके हालांकि हेडक्वार्टर्स के अलग अलग हो जगह पे होते ही हैं, मगर ऐसा काम फिर भी इसके अंदर हो सकता नहीं, मगर हमारे देश में ऐसा है, इसलिए हमारे यहाँ जो संवाद है वो भी है, और जो प्रणाली है एक आध वो भी यहाँ पे रहती है। फिर आता है राज्य के विधायकों को, जो विधायकों पर वीटो, मतलब यहाँ पर क्या है, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति इन विधेयकों पर पूर्ण वीटो प्राप्त है उसको, मतलब मान लो कोई बिल बनाया राज्य सरकार ने, और राज्य जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उसने कहा ये बिल सही नहीं लग रहा मुझे, ऐसा करता हूँ, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, जो राष्ट्रपति साहब है मैं उनको भेज देता हूँ वहां पर। अगर जब वो बिल पहुंच गया जो राष्ट्रपति है उसके पास, उसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो बिल पहुंच गया पार्लियामेंट में, या फिर हम बोलेंगे जो कैबिनेट है उसके पास। अब मतलब वही हिसाब होता है ना सीधा सा यहाँ पर। अब कैबिनेट चाहे तो उसको पास कर दे, यानी कि जो राष्ट्रपति है चाहे उसको पास कर दे यहाँ पर, चाहे उसको कैंसिल कर डाले यहाँ पर। जो राज्यपाल है वो कहेगा भाई मेरे पास करनी है, तुम देखो दोबारा से, मतलब किसी ने दोबारा से बिल पास करा वैसे ही वाला, फिर भेजा उसके पास, उनने कहा देखो भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं इसको पास नहीं कर सकता, सीधी बात है। जो राष्ट्रपति है
जाके बात कर लो वहां पर। मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है उससे बात कर लो आप जाकर। मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो राज्य सरकार है अपने एरिया के अंदर भी वो कानून सही से बना सकती है, यहाँ पर नहीं है। इससे मतलब यहाँ क्या होता है, वो ये जो राज्य है उनके ऊपर नियंत्रण है केंद्र का। आगे आता है यहाँ पर प्रमुख अधिकारियों को हटाने की शक्ति। राज्य सरकार या राज्य विधायिका के पास राज्य के चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष जैसे स्तर के राज्य स्तर के कुछ प्रमुख अधिकारी, सरकारी अधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है। इनके पास जो अधिकार, मतलब हमने कहा कि जो चुनाव आयुक्त है, जो न्यायाधीश है यहाँ पर, और जो यहाँ पे मुखिया है लोक सेवा का, उसको सिर्फ यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है, मतलब जो केंद्र है वो हटा सकती है। जो आत्मा जो मतलब हमने कहा केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार है वो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए जो कार्यवाही होगी, बिल बनेगा, पेश होगा, वो जो पार्लियामेंट है वहीं पर होता है ये। फिर आता है हमारा अगला बिंदु, राज्य विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। जो राज्य के विषय है जो आते हैं राज्य सूची के अंदर, कई बार केंद्र सरकार उनके ऊपर कानून बनाती है। इससे क्या होता है, जो राज्य है जो उसकी आज़ादी है वो छीनती है यहाँ से, यानी कि जो केंद्र है अपना जोर दिखाता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रणाली की गति हमारी एकात्मक प्रणाली यहाँ पर हो जाती है। इसमें 3 बिंदु खास होते हैं। क्या क्या बिंदु इसमें, अगर राज्यसभा पूर्ण बहुमत से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करे, मतलब राज्यसभा ये चाहे कि आप हमारे राज्य की नहीं बिल बनाइए आकर खुद, तो ये मुमकिन है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे क्या है, देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो, जब मुमकिन है यहाँ पर। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता है उस पे कार्रवाई करनी हो, जैसे कि बताया मैंने अभी आपको, जो रेल का सिस्टम जो है वो बड़ा आम सी बात है यहाँ पर इसका ऐसा होना, और उसमें होता भी है कई बार कि जो राज्य सरकार जो होती है उसके ऊपर राज करती है यहाँ पे केंद्र सरकार, इस तरह से। फिर आता है यहाँ पर संघीय व्यवस्था और पंचायती राज। पहले यहाँ पे क्या था, हमारे भारत के अंदर 2 स्तर थे। आज के टाइम में यहाँ पे 3 स्तर होते हैं। 1993 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको लागू करा था यहाँ पर हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट ने। इससे क्या हुआ कि जो राज्य सरकार जो है उसकी कुछ शक्तियों को लेकर दे दिया गया, जो हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, पंचायत होती है, उसको। तो यहाँ पर ये खिलाफ है संघवाद के खिलाफ, क्योंकि संघवाद से 2 स्तर होते हैं, हमारे देश में 3 स्तर यहाँ पर होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि ये संवाद के खिलाफ काफी हद तक है हमारे देश का साहब। आगे क्या है, यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगा रखी है, आप इस पिक्चर को खींच लीजिएगा, काम आ जाएगी आपके लिए, कि जो व्यवस्थाएं है संघीय व्यवस्था और जो व्यवस्था होती है एकात्मक, उसमें अंतर क्या क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखेंगे, धन्यवाद। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में।